गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज फिर से हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 तक सॉल्व कर चुके थे। 2019 का नीट का पेपर है और ये पूरा का पूरा पेपर टोटल एनसीईआरटी से आया हुआ है। हमने 17 से मार्क करना चालू किया। 17 के सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए थे। 18 नीट का एनसीईआरटी से आया था, 19 का आया हुआ है और 2020 का भी टोटल एनसीईआरटी से आया। तो आप देखेंगे कि 19 में कहाँ से आया। और ध्यान रखिएगा प्लीज कि क्वेश्चन तो सॉल्व करना बड़ी अलग बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बुक्स में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, आंसर भी देखने को मिल जाएंगे। बात यह है कि फिर क्वेश्चन सॉल्व होते क्यों नहीं। क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं होते हैं कि आप लोग क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते, लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाते। तो लैंग्वेज को समझना भी बहुत जरूरी है और लगभग कोशिश हम ये करेंगे कि चारों ऑप्शन को डिस्कस कर दें। तो उससे क्या है कि जो 45 क्वेश्चन है 45 के 4 और मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 180 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से डायरेक्ट आज चालू करते हैं। तो इसको बढ़ा देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो फॉस्फेट ट्रांसफर में क्या करता है, रिक्वायर्ड एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। सबसे पहली बात हम समझते हैं कि एटीपी एंजाइम ऐसा कौन सा, इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एटीपी में अगर हम फॉस्फेट ट्रांसफर करते हैं एटीपी से एडीपी, वहां पे कुछ ना कुछ एंजाइम यूज होता है। तो एंजाइम तो यूज करता है, लेकिन एंजाइम के साथ साथ कुछ एडिशनल पैरामीटर भी, एडिशनल कंपाउंड भी इस्तेमाल करता है। तो जो एडिशनल कंपाउंड है उनको हम बोलते हैं को एंजाइम या को फैक्टर। तो को फैक्टर यहाँ पे अगर हम देखें, को फैक्टर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ना तो स्ट्रोंशियम है ना बेरिलियम है, ओनली मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन है आपका जब हम लोग यस ब्लॉक पढ़ रहे होंगे 11th का सेकंड बुक, और उसमें है एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक में भी दो पार्ट है, एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अर्थ मेटल में जहां पे इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है वहां पे एनसीईआरटी में पहली और दूसरी लाइन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन बात यह आती है कि सिर्फ आंसर से हम कैसे जान लें क्या काम करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो मैग्नीशियम है, ये क्या है, मैग्नीशियम है, ये काम क्या करता है। ये काम करता है, पहला काम है, यानी कि इसका वर्क क्या है। वर्क देखिए, जो पहला वर्क है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, जो पहला वर्क है वो ये कह रहा है कि इसकी जो है बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज करता है। क्या करता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज करता है। बड़ी अच्छी बात है। दूसरा क्या काम करता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आप देखें तो नॉर्मली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स या जो भी रिएक्शन है एंजाइम की वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, आप समझिएगा प्लीज, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी टर्म है, आप देखिएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट है और ये है आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुआ, इसको हम कह सकते हैं विदाउट कैटलिस्ट। क्या है, विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट। अगर हम देखें तो विद कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, अगर आप देखें तो विद कैटलिस्ट का ये पाथ आपका ये हो जाएगा, ये क्या है, विद कैटलिस्ट, अब समझिएगा प्लीज। पहले अगर हम देखें विदाउट कैटलिस्ट तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे ये थी EA, और अगर हम विद कैटलिस्ट देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, EA मान लीजिए प्राइम। तो यहाँ पे अगर हम देखें किसी भी एंजाइम कैटलिस्ट की रिएक्शन के लिए तो EA प्राइम जो है हमेशा EA
से कम होगा। मतलब नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी से अगर हम कैटलिस्ट यूज कर लेंगे या कोई फैक्टर यूज कर लेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, कम। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कर देता है क्या, कम कर देता है, लेस कर देता है। और हमें ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। कैसे हमें मालूम है, ये हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो दो चीजें यहाँ पे समझ में आई। क्या करता है कि जो Mg है कोफैक्टर के लिए इस्तेमाल जो करते हैं वो एटीपी से एडीपी जो ट्रांसफर हो रहा है या फॉस्फेट को जो अलग कर रहा है, उसमें जो मैग्नीशियम है कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है, वो उसका काम क्या है, उसका काम है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। और हमें मालूम है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन को वो फास्ट कर देगा, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की तरफ वो बढ़ जाएगा। यही तो हम चाहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया थर्ड इज करेक्ट वन। ओके, डायरेक्ट एनसीईआरटी से चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। ये देखिए एनसीईआरटी का 15वां या 16वां क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। हालांकि थियरी में भी अंदर दिया है, लेकिन आप एक्सरसाइज देखेंगे तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट बुक चैप्टर नंबर आपका 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद, और उसमें एक्सरसाइज का 15वां क्वेश्चन दिया गया है। आप देख लीजिएगा, डायरेक्ट वही आंसर है। कैसे, हमें मालूम है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब दिमाग में होना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है कि कोई भी, देख लीजिएगा प्लीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है कि कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, क्या है, कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। डेफिनेशन क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, और उस आइसोलेटेड गैसियस एटम के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। आउटरमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या ये डेफिनेशन सही है? हाँ, आपको लग रहा होगा सही है, लेकिन थोड़ा सा और हम इसको करेक्ट करते हैं। नीट के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और अगर हम करेक्ट करें जेई वगैरह के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि आउटरमोस्ट सेल में तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। अब इनमें मान लीजिए ऑर्बिटल्स भी अलग अलग होंगे, सब सेल भी अलग अलग होंगे, तो उन सब सेल में भी जो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट is known as ionization enthalpy. This is the correct definition of ionization enthalpy. तो देखिए ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है साइज छोटा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा और आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। एक तो पैरामीटर ये था। दूसरा पैरामीटर क्या था, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है कि अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो भी वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। जैसे अगर हम देखें सिंपल वे में, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, अगर आप देखें तो ऑर्डर कुछ ऐसा बढ़ता चला जाएगा, कुछ ऐसा बढ़ता चला जाएगा। अगर ऐसा होता तो ऑप्शन इनमें से कौन सा हो सकता था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, इसमें देखो वेरिएशन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो आंसर ये होना चाहिए था। लेकिन आंसर ये नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ एक फैक्टर को लेकर के डिसाइड नहीं कर सकते कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज डिक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, ये फैक्टर नहीं है। इसमें दूसरा फैक्टर जो हमने बताया वो भी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। वो क्या है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है कंपेयर टू अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो पैरामीटर क्या होगा, जैसे अगर हम बेरिलियम के केस में देखें तो यहाँ पे 2s2 और बोरॉन के केस में देखें तो 2p1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 2s2 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और 2p1 अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ का होना चाहिए बोरॉन का ज्यादा, लेकिन बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, तो आप इसको यहां से उल्टा ये सब हटा देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम बेरिलियम के केस में देखें तो बेरिलियम का ज्यादा हो जाएगा, और नाइट्रोजन के साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा। नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा 2p3, और ऑक्सीजन के केस में देखें तो 2p
4। अब हमें मालूम है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन ग्रेटर देन हाफ फिल्ड और लेस देन हाफ फिल्ड। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा कंपेयर टू दिस, तो इसलिए नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। तो थोड़ा सा अंतर होगा दो में, एक तो बेरिलियम के साथ और दूसरा नाइट्रोजन के साथ। अब आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है, तो देख लीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा। तो इस बिहाफ पे हो जाएगा लिथियम सबसे कम, बेरिलियम ज्यादा नहीं, बोरॉन से ज्यादा होगा बेरिलियम, ये तो गलत हो गया। इसके बाद लिथियम फिर बेरिलियम, नहीं बिल्कुल गलत है, लिथियम बोरॉन, अब ये ठीक है, बेरिलियम थोड़ा सा ज्यादा है, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है, फ्लोरीन और नियॉन। सो आंसर इज थर्ड इज करेक्ट वन। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये नीट वालों को बहुत पसंद है। 2018 में भी क्वेश्चन आया, 2019 में भी आया, 2020 में भी आया, तो बहुत उनको पसंद है। अब क्यों पसंद है उनकी मर्जी है, मैं क्या करूं उसमें। तो देख लेते हैं, यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट ए पूछा गया, मतलब ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। ये एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे होंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है 12th का सेकंड बुक, और आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अगर पुरानी बुक आपके पास है तो। फिर भी देख लेते हैं ये कैसे होगा। हमें मालूम है कि द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए फॉलोइंग रिएक्शन ए को बताना है, तो हमें मालूम है ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा। ये रिएक्शन प्रोसीड करता है किसमें, CH ऊपर CH3 और इधर CH3। 2018 में ये पूछ लिया जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेते हैं कुछ ऐसे, ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ही काम चला लेंगे, ठीक है, चल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और यहाँ पर भी कुछ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। याद रखना ये डायरेक्ट ऑक्सीडेशन अल्फा हाइड्रोजन पे ही करता है। देख लीजिएगा ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कैसे डिसाइड करते हैं, कोई भी डबल बॉन्ड के बाद अगला वाला अल्फा, उसके अगला वाला बीटा, तो हमें अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, और इससे जुड़ जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। आप देख लीजिएगा प्लीज, O और H, और ऊपर एज इट इज जैसा है वैसा ही बना रहेगा। फिर क्या होगा, फिर इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन होगा तो देख लीजिए ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और ये लॉन पेयर थर्ड से इसको मिल जाएगा, और जैसे मिलेगा तो ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ आ जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड और CH3 आपका कीटोन बन जाएगा। सो बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, और ये 2018 2019 में लगातार पूछ रहे हैं, बहुत ही फेमस है, और इसको आप देख लीजिए। सो आंसर इज क्या हो जाएगा, आंसर इज थर्ड इज करेक्ट वन, आंसर इज थर्ड। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से, फर्स्ट ईयर का सबसे लास्ट चैप्टर है, फर्स्ट बुक का ही है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा उन्होंने दिमाग लगाया है, जैसा कि नीट के बच्चों के पास थोड़ा सा कम होता भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने लगाया है, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे। CaOH का होल ट्वाइस Ca डबल प्लस एक्वस मीडियम ले लेते हैं। ये हमें निकालना क्या है, KSP निकालना है। चलिए KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ca डबल प्लस एक्वस इंटू OH एक्वस का होल स्क्वायर, ये माइनस है अपॉन Ca, इसको करना ही नहीं है, अपॉन नहीं करना है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये तो पूरा मिट गया। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस एक्वस आयनाइज कर देंगे, Ca डबल प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। ध्यान दीजिएगा प्लीज। KSP निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, KSP सॉल्वेटिव प्रोडक्ट या आयनिक प्रोडक्ट, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, ये हो जाएगा Ca डबल प्लस
एक्वस और इंटू OH माइनस एक्वस का होल स्क्वायर। अब हमें Ca का कंसंट्रेशन और OH का कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं दिया है। अच्छा, तो लगाएंगे कैसे? हाँ, थोड़ा सा एक अलग डेटा दिया है उसका यूज करेंगे। क्या करेंगे? जो हम लोगों को थोड़ा सा डेटा दिया है और थोड़ा सा जो दिमाग दिया गया है उसका इस्तेमाल करके हम OH का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे? हमें मालूम है कि pH दिया गया है। क्या दिया गया है? pH दिया गया है 9। तो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल सकते हैं। क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस pH, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9। बोलो, ये हो जाएगा। अब हम यहां से OH का कंसंट्रेशन निकालें। बोलो जी, क्या निकालें? OH का, या हम ऐसा करें कि pH तो यहाँ पे दिया ही गया है, डायरेक्ट हम लोग एक चीज और भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं क्या? POH। एक तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो POH इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस pH, तो ये हो जाएगा 14 माइनस का 9, ये आ जाएगा 5। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5। ठीक है। अब यहां से हम OH का कंसंट्रेशन निकालना चाहें तो निकल आएगा। हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। OH का कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस का POH, मतलब जस्ट लाइक दिस वन। अब हमें ये चीज मिल गई इस डेटा से। इस डेटा से हमें ये निकल आया क्या? OH का कंसंट्रेशन। क्या अब यही रख देंगे? नहीं भाई साहब, अभी इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्या करें हम? यहां से हम निकालें सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के इक्वल टू कैसे निकालेंगे? इसकी सॉल्युबिलिटी यस, इसकी सॉल्युबिलिटी 2s। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? s इंटू 2s का स्क्वायर। बड़ी अच्छी बात है, कर ले। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4s की पावर 3। अब यहाँ पे s का वैल्यू ये क्या है? ये 2s के बराबर हो जाएगा कि नहीं? OH का कंसंट्रेशन जो आया है वो 2s के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अब यहां से s का वैल्यू निकालना है, देख लीजिएगा। यहां हम लोग 2s इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस का 5, ये जो कंसंट्रेशन दिया है, यहां से s का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन का 2। चलिए, अब यहां पे s का वैल्यू रख दें। क्या हो जाएगा? 4 इंटू s का वैल्यू कितना है? 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 2, और इसका क्या है भाई साहब? क्यूब है। इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 का क्यूब, नीचे 8 हो जाएगा, और ऊपर 10 टू द पावर माइनस का 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर ले 2, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 15। 1 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 15। ओ, ये आंसर है। कोई है? हाँ जी, सेकेंड आंसर है, सेकेंड। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। आप देखिएगा इसके एग्जांपल ऐसे दिए गए हैं, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है आपका। जब आप पढ़ रहे होंगे 12th का फर्स्ट बुक, और उसमें चैप्टर दिया गया है केमिकल काइनेटिक्स, बिल्कुल वहीं से निकाल के रखा है। चलिए देख लेते हैं। और चाहो तो मॉडर्न फिजिक्स में भी जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं तो वहां से भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। तो फिजिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर फिजिक्स का डेटा याद है, और चाहो तो केमिस्ट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना आसान रखा जाता है कि आपने कहीं पर भी थोड़ा सा पढ़ा है तो आप कर लेंगे। तो देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे सवाल का भाषा देखते हैं, तब समझ में आएगा। ये कह रहा है रेट कांस्टेंट दिया गया है k। बड़ी अच्छी बात है, रेट कांस्टेंट है k। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर। क्या ये लिखना जरूरी था? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट ऑर्डर होगा तभी तो निकालेंगे। लेकिन नीट का है तो फर्स्ट ऑर्डर ही आएगा। नीट का है तो फर्स्ट ऑर्डर ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के अलावा कहीं कुछ जल्दी पूछते नहीं। बहुत रेयर कंडीशन होती है कि जीरो ऑर्डर पूछ ले। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे और क्या दिया गया है। और टाइम टी दे दिया है, बड़ी अच्छी बात है। रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन 99% कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब बचा कितना रहता है? 1%। यानी कि अगर हम कहें कि आर नॉट, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आर नॉट यानी कि इनिशियल अमाउंट लें तो क्या हो जाएगा? 100। अगर हम आर का वैल्यू लें यानी कि बचा हुआ मात्रा, वो हो जाएगा 1। इस 99 का मतलब ये हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। अब देखो कितना आसान है। हमें मालूम है क्या पूछा गया है। पूछा गया है रिएक्शन इज टी पूछा गया है। क्या पूछा गया? टी। तो टी इक्वल टू हम लोगों को पता है
2.303 into log of r naught अपॉन r अपॉन k। ठीक है, रख दें 2.303 into log of क्या हो जाएगा r naught 10 का स्क्वायर देखो अपॉन 1 अपॉन k। इसको सॉल्व कर ले तो 2.303 अपॉन k और ये क्या हो जाएगा log 10 to पावर माइनस प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, इसको गड़बड़ हो गया है, चलिए यहाँ पे 2 मान लेते हैं पूरा, ठीक है 2 है और माइनस का log m अपॉन n और फॉर्मूला लगा दे log 1 का वैल्यू होता है 0 और ये log आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू ये 2 आगे आ जाएगा log 10 अपॉन k और log 10 का वैल्यू भी होता है 1 तो 2 से सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन कर दिए 2 3 6 फिर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 फिर 6.4 अपॉन k तो ये आ जाएगा t इक्वल्स टू दिस वन। तो देख लीजिए आंसर कौन सा है। सो आंसर इज फोर्थ इज करेक्ट वन। आप देखिएगा सो फोर्थ इज करेक्ट वन, बिल्कुल आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और अगर यही चीज मान लीजिए आपको दिमाग में आ रहा होगा कि फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स से कैसे करेंगे तो उसमें बिल्कुल आसान है। इसकी जगह पे n 0 इस्तेमाल करते हैं और इसकी जगह पे n इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रखा है तो वहां पे सिर्फ इतना चेंज आता है। ओके, तो बात वही है, सॉल्व करना है तो चाहे फिजिक्स के अकॉर्डिंग कर दीजिए चाहे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कर दीजिए। सो आंसर इज फोर्थ इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 ये बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है आपका मोल कॉन्सेप्ट का और ये गैलोसियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का क्वेश्चन है। किसका है? गैलोसियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का क्वेश्चन है। देख लेते हैं। सबसे पहले द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ओके रिक्वायर्ड, लो जी रिक्वायर्ड को भी ले लें, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है, यानी कि पूछा क्या गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया है देख लेते हैं। प्रोड्यूस 20 मोल अमोनिया, 20 मोल अमोनिया किसके? हैबर प्रोसेस। और याद रखना 2019 में हैबर प्रोसेस को लेकर के लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं हैबर प्रोसेस। तो बहुत आसान पेपर था और आसानी आता है नीट में, तो एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा। देखते हैं कैसे। हैबर प्रोसेस हमें मालूम है, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे कैटलिस्ट ले लेते हैं, टेम्परेचर ले लेते हैं और प्रेशर वो अलग बात है, हमें जो निकालना है वो बता रहे हैं। 2NH3 और गैस। ठीक है, जब सभी गैस है गैलोसियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम लगा सकते हैं। क्या हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू गैलोसियस तो गैलोसियस क्या कहते हैं भाई साहब? वैसे तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग दिया, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स में भी निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में हमें मालूम है 1 मोल नाइट्रोजन अगर रिएक्ट करेगा तब 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तब 2 मोल अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा भाई साहब? 2 मोल अमोनिया बनेगा। ठीक, इन्होंने कहा कि 20 मोल अमोनिया बनाना है तो बना दे, इसमें 10 से गुणा कर दे। बोलो भाई, अगर 10 से गुणा कर देंगे तो ये 20 मोल हो जाएगा। बोलो भाई, तो यहां पर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। लो जी, 10 से गुणा कर दो तो 30 मोल हाइड्रोजन हो गया। तो आंसर तो आ गया जी, 30 मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी। मान लीजिए अगर पूछ ले नाइट्रोजन के कितने मोल की जरूरत पड़ेगी, जब इसमें 10 से गुणा किया इसमें 10 से गुणा किया तो यहां पर भी वैसा 10 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 10 मोल नाइट्रोजन आपको जरूरत पड़ेगी। कितना? 20 मोल बनाने के लिए। बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन था, एकदम सिंपल। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आंसर इज 4th। नेक्स्ट 22। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये है आपका जब आप पढ़ रहे होंगे हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ने को मिलता है फर्स्ट ईयर का 2nd बुक चैप्टर नंबर 2nd लास्ट।
वहां पे 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन पढ़ने को मिलते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जब आप देखेंगे तो अगर पुरानी बुक है तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये रिएक्शन आपको मिल जाएगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, और ये है फ्रीडल-क्राफ्ट हैलोजिनेशन। तो अब देखते हैं यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन कर रहा है अमंग द फॉलोइंग प्रोसीड थ्रू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहली बात सब्स्टिट्यूशन इसमें देखें तो यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है और बॉन्ड बनना, ये तो एडिशन है, ये तो पहले ही गलत हो गया, ये भी एनसीईआरटी का ही है। अगर पुरानी बुक है तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये तो है एडिशन। अगर यहाँ पे देखें OH हट रहा है और Cl यहाँ पे जुड़ रहा है, OH माइनस हटा और Cl माइनस जुड़ा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, बोलो भाई, और यहाँ पे Cl माइनस वाला जुड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि OH माइनस हटा और Cl माइनस जुड़ने का मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। चलिए एक चीज तो हमें मिल गई, सब्स्टिट्यूशन होगा। फिर ये कह रहे हैं यहाँ पे Cl माइनस जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये है न्यूक्लियोफाइल। Cl माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल, तभी तो प्लस पे अटैक कर रहा है, तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो आंसर हो गया जी का। फिर इसमें देखते हैं ये कहां पे रिएक्शन लिखी हुई है। हाँ, ये लिखी हुई है आपका 12th का सेकंड बुक चैप्टर नंबर 1 एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, और उसमें एक नेम रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। अच्छा, वहां पे ये इसका जिक्र मिलता है। उसके बाद एक जगह और इसका जिक्र मिलता है, जब आप पढ़ रहे होंगे अमाइंस, वहां पर भी इसका जिक्र मिल जाता है। चलिए, तो यहां से क्या है, Cl हटा और यहां से Cl जुड़ा और नाइट्रोजन यहां से हटा। जैसे ये हटा यहां पे प्लस चार्ज आएगा और Cl जुड़ा, इसका मतलब प्लस चार्ज पे आके Cl माइनस जुड़ रहा है, ये भी आपका हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दिस इज इनकरेक्ट। आंसर है ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एनसीईआरटी में कुछ ऐसे दिया है, अगर आप देखना चाहें तो इसको उन्होंने मैकेनिज्म भी इसकी बताई है। तो Cl को पहले हम Cl को ब्रेक करें, किसके साथ, Al, एनहाइड्रस है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये एनहाइड्रस एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा, फ्रीडल-क्राफ्ट। तो ये है AlCl3, क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जो माइनस वाला इसके ऊपर अटैक करेगा, प्लस वाला अलग हट जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा AlCl4 सिंगल माइनस प्लस Cl प्लस। दिमाग में आ रहा होगा Cl पॉजिटिव तो हमने सुना नहीं भाई, आपने नहीं सुना होगा, लेकिन Cl 1 प्लस भी बना सकता है, Cl माइनस भी बना सकता है, Cl ट्रिपल प्लस भी बना सकता है, Cl 5 प्लस भी बना सकता है, Cl 7 प्लस बना सकता है। तो अब ये अटैक करेगा। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहां से जो H है यहाँ पे भाई साहब, ये क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये कुछ ऐसा जाएगा। जैसे ही माइनस आया, थर्ड से ये करेगा अटैक और बना लेगा ये। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ही तो है, तो ये हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, Cl जुड़ रहा है, सब्स्टिट्यूशन तो है, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन है। क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल। तो ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डायरेक्ट एनसीईआरटी से। सो आंसर इज थर्ड इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। ये है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से फर्स्ट ईयर का सेकंड बुक चैप्टर नंबर, फर्स्ट ईयर का सेकंड बुक और चैप्टर नंबर लास्ट, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। डायरेक्ट रट्टा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये रट्टा होना चाहिए था। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें रटा होना चाहिए क्या है, ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, नॉट को भी देख लीजिएगा, नहीं तो ग्रीन हाउस गैस पे मार्क करके तुरंत ओजोन, मीथेन और इनमें तुरंत टिक लगा दें। और ये क्वेश्चन आपको बायो में भी सर पढ़ाते हैं, आपको इकोलॉजी, वहां पे सेकंड बुक का सबसे लास्ट में जो पार्ट दिया गया वहां पे इसका जिक्र मिलता है, आई थिंक सो। तो वहां से भी आप वो उनसे भी पढ़ करके ये क्वेश्चन कर सकते थे, हालांकि केमिस्ट्री में भी दिया गया तो हमसे भी पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई। मीथेन, ये तो बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, सब हर जगह पढ़ते हैं, मीथेन का ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन, ये भी है। कौन नहीं है, तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। सो आंसर इज
फर्स्ट इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन ये देखिए, फिर से देखिए हैबर प्रोसेस आ गया कि नहीं? अभी हमने बताया था कि 3 जगह जिक्र दिया है, आ गया ना? तो देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग। अब मैच तो कराना ही, मैच देख लेते हैं कैसे करना है। सबकी मैचिंग चलती रहती है, इसमें भी देख लेते हैं। प्योर नाइट्रोजन, प्योर नाइट्रोजन का मतलब है 99.9%। दो ही तरीके हैं। जब आप नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे होंगे तो वहां पे उन्होंने नीचे लिख दिया है, क्या लिख दिया भाई साहब नाइट्रोजन के लिए? देख लीजिएगा, बड़े आसान शब्दों में लिख दिया है कि बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड का हम अगर हीट कर देते हैं तो बेरियम निकलता है और नाइट्रोजन प्योर मिलता है। और वहीं पे उन्होंने भाषा में लिख दिया है एनसीईआरटी में कि सोडियम एजाइड को भी गर्म करते हैं तब भी प्योर नाइट्रोजन मिलता है। ये तो उन्होंने भाषा में लिख दिया है, लेकिन वहां पे उन्होंने रिएक्शन नहीं लिखा है। रिएक्शन लिखा है जब आप पीछे पेज पलटेंगे एनसीईआरटी में, वहां पे उन्होंने एग्जाम्पल के फॉर्म में सोडियम एजाइड का जिक्र किया है, जबकि भाषा में उन्होंने लिख दिया। तो यहाँ पे भाषा ही पूछी गई है, सीधा सीधा इससे मैच कर दो। अच्छा, मतलब ए का फोर्थ होगा? हाँ बिल्कुल होगा, ए का फोर्थ। एक ही ऐसा ऑप्शन है, देख लीजिए, इतने इजी क्वेश्चन है कि एक ऑप्शन भी आपको पता है तो आंसर हो गया जी। लेकिन फिर भी इनके बारे में जान लेते हैं। दूसरा हैबर प्रोसेस अभी बताया, अमोनिया का प्रोडक्शन, तो बी का हो जाएगा अमोनिया, बी का हो जाएगा अमोनिया। चलिए अच्छी बात है, 2 मिल गए। फिर कह रहे हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कैसे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ B2O5 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को लेते हैं किसके साथ, बोलो भाई, H2SO4 के साथ बनेगा H2S2O7। फिर इसको H2S2O7 को लेते हैं किसके साथ, पानी में घोल देते हैं और धड़ाधड़ बन जाता है क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। यही तो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप देख लीजिएगा कांटेक्ट प्रोसेस से क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये डीकेन प्रोसेस क्या है, अब पता तो तब होगा जब एनसीईआरटी पढ़े होगे। तो डीकेन प्रोसेस है आपका क्लोरीन फॉर्मेशन का। कैसे बनाते हैं, HCl लेते हैं 4 मॉलिक्यूल और O2 से रिएक्शन करा के पानी बन जाता है और क्लोरीन गैस निकलती है। सो इसका हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट वन। सो आंसर पहला ही होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिजिकल का है। देख लेते हैं इसको कैसे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भाई साहब ने दे रखा है, टेम्परेचर भी भाई साहब ने दे रखा है, और क्या करा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन के लिए, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पूछा गया, मतलब Kc का वैल्यू पूछा गया है। अच्छी बात है, और ये वैल्यू इन्होंने दे रखी है। ठीक, हमें एक चीज पता है, क्या पता है, बोलिए भाई। हम लोगों को एक चीज पता है कि, अच्छा दिया क्या है, ओके, ये वैल्यू दे रखी है। ये हम लोगों को पता है कि डेल जी इन्वॉल्विंग द दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम लोगों को एक वैल्यू पता है कि डेल जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस NE सेल स्टैंडर्ड इनटू F। ठीक, और एक फॉर्मूला हमें ये भी पता है कि डेल जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस RT, सॉरी माइनस का RT, और इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें, और लॉग ऑफ 10 बेस और Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है Kc। जब दोनों ही इसके बराबर है तो ये भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे, कर दे बराबर जी। तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो माइनस का, समझिएगा बिल्कुल आसान है, माइनस का NE सेल स्टैंडर्ड इनटू F इज इक्वल टू माइनस का RT इनटू 2.303 लॉग ऑफ 10 बेस Kc। चलिए अब हमें इस फॉर्म में लाना है, क्या करें, 2.303, पहले तो माइनस माइनस कट, ठीक है। यहां पे देख लीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन का इन्होंने एक्सचेंजमेंट बता ही दिया। बड़े चालाक है नीट वाले, NTA वाले बड़े चालाक है, भाषा में इन्होंने लिख दिया।
तो वो समझना पड़ेगा। तो n का वैल्यू कितना हो गया जी 1। ई सेल कितना है हमें मालूम है, तो इसको हम पहले इधर ले जाएं। क्या करें, इसको इधर ले जाएं। तो देख लीजिएगा, या इसको हम इधर ले आए, तो दोनों ही काम है, या तो हम इसको इधर ले जाएं या इसको हम इधर ले आए। तो देख लीजिएगा, हम इसको इधर ले जा रहे हैं, इसको इधर ले आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/log10 kc, 1/log10 kc इज इक्वल टू, इधर है RT ओके इनटू 2.303 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, F को इधर ले जाए, F को इधर ले जाए, तो F और इनटू क्या हो जाएगा ई सेल स्टैंडर्ड। हमें मालूम है ये पूरी वैल्यू इन्होंने भाई साहब आपको सॉल्व नहीं करनी, लिख दिया है कि कितनी है, डायरेक्ट उन्होंने लिख दिया। क्या है देख लीजिएगा प्लीज, इस पूरी वैल्यू को उन्होंने लिख दिया है कितना 0.059 अपॉन, ये वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, वो देखो लिखा हुआ है 0.59। इसको सॉल्व करोगे, कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1/10। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा, नीचे एक जीरो बढ़ा, इससे ये कट करेगा कितना, ये क्या आया 1/log, देखिएगा क्या आया 1/log10 kc इज इक्वल टू आया 1/10। इन दोनों को पलट दें तो ये हो जाएगा log10 kc बराबर हो जाएगा 10। kc इक्वल टू निकालेंगे, kc इक्वल टू निकालेंगे तो आ जाएगा एंटी-log 10। अब एंटी-log का तो टेबल दिया ही नहीं है भैया, इसका एंटी-log देखना नहीं है, बिल्कुल आसान है क्या। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको हम लोग एंटी-log देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर, देखिए इसको हम पॉइंट ऐसे 0 लिख सकते हैं, तो हमें मालूम है पॉइंट के आगे जितनी डिजिट होती है वो उसको 10 की पावर में चढ़ा देते हैं, तो 10 टू दी पावर 10 हमने चढ़ा दिया, और 0 का देखेंगे तो उसमें 0 आएगा, काम खत्म। तो 10 टू पावर 10 आंसर आ गया केसी का। अच्छा इसमें कौन सा है, हाँ ये देखो चालाक है, 1.0 इंटू 10 पावर 10 लिख दिया, बात तो वही है, बिल्कुल आसान। ठीक है, तो आसान है बहुत ही, इसको बस घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। देख लीजिएगा क्या कह रहा है, डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोटोनेट का मतलब क्या है। प्रोटोनेट का मतलब है कि अगर हम इसको पानी में सबको डाल दें, इसको डाल दें, इसको सबको डाल दें, और कौन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, प्रोटॉन को कौन जोड़ लेगा। अब जाहिर सी बात, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है भाई साहब ये, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब कौन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, वही तो जोड़ पाएगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और इसके पास भी लोन पेयर। देना तो सब चाहता है, तो क्या सब जोड़ लेगा, नहीं, तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ये कह रहा कि कौन नहीं जोड़ सकता, कौन डिफिकल्टी से जोड़ सकता है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो कुछ ये क्या है, ये आप देखना चाहें तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। जब आप अल्कोहल ईथर फिनॉल पढ़ रहे होंगे, और जैसे ही फिनॉल का पहली लाइन पढ़ते हैं, उस पहली लाइन से ये क्वेश्चन है। क्या है, फिनॉल के बारे में कुछ ऐसा बोला जाता है भाई साहब, ये है फिनॉल जी, ये फिनॉल है। हमें बोला जाता है कि फिनॉल क्या है, फिनॉल है, इसका नाम है कार्बोलिक एसिड। क्या है, कार्बोलिक एसिड। अब ये एसिड है, इसका मतलब H+ देगा, H+ लेगा नहीं, तब तो ठीक है। तो H+ देगा, लेगा नहीं, इसका मतलब यही ऐसा है जो आसानी से H+ लेगा ही नहीं। तो आंसर तो हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं। लॉजिक क्या है कि इसका जो लोन पेयर है वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, और जब रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तब जब इसके पास लोन पेयर है ही नहीं देने के लिए, तो ये अपना लोन पेयर इसको देगा कैसे, जबकि इनके पास क्या है, ये तो आसानी से दे सकता है। इसके पास देखें तो यहाँ पे तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ये तो और आसानी से दे सकता है, प्रोटोनेट और आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तब तो बहुत तेजी से प्रोटोनेट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रोटोनेट ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये होने से रहा। क्यों, क्योंकि हमने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, उसमें कहा गया है कि भाई साहब ये है एसिड। ठीक है, तो और दूसरा लोन पेयर का कॉन्सेप्ट भी हमें पता है कि वो डीलोकलाइजेशन कर जाता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट अगर हम देखें 27 नंबर, ये है अबाउ प्रिंसिपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 2 देख लेते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें हम लोगों को अरेंज करना है क्या है, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। ध्यान दीजिएगा प्लीज, डिक्रीजिंग एनर्जी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 4D 5P फिर 5F और 6P। चाहो तो आप वो प्रिंसिपल बना लें, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं। चाहो तो N+L रूल कर लेते हैं। तो N+L क्या कहता है, N+L निकालते हैं। N+L, N के लिए इसका 4 और L, D के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 2, ये हो जाएगा 6। इसके लिए देखें 5+1 L का वैल्यू, ये हो जाएगा 6। इसके लिए देखें 5+ L का वैल्यू F के लिए होता है 3, ये हो जाएगा आपका 8। इसके लिए देखें 6+ P के लिए 1, ये हो जाएगा 7। दो चीजें समझ में आ गई कि जिसका N+L का वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। मतलब 5F तो सबसे क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 5F सबसे पहले लिखा होगा। 5F सबसे पहले कौन लिखा, इसमें लिखा है और इसमें लिखा, यानी कि दो आंसर तो पहले ही गलत हो गए। उसके बाद अब देखें 5F के बाद 6P भी यहां पर भी लिखा और यहां पर भी। हाँ, मतलब NTA वालों ने दिमाग लगा दिया, 2019 के पेपर में थोड़ा सा दिमाग लगा दिया। चलिए तो हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। इन दोनों में देखें, हमें मालूम है कि जब N+L का वैल्यू बराबर आता है तब उसमें एनर्जी उसकी ज्यादा होती है जहां पे N का वैल्यू ज्यादा हो। इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी और सबसे कम इसकी। तो देख लीजिएगा, सबसे कम 4D, सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये देखिए, ये क्वेश्चन है जब आप एनसीईआरटी 12th का फर्स्ट बुक पढ़ रहे होंगे। 12th का फर्स्ट बुक, उसमें जिक्र मिलता है डी एंड एफ ब्लॉक का। और डी एंड एफ ब्लॉक में जब आप पढ़ रहे होंगे KMnO4 का फॉर्मेशन, वहां पे दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो है मैग्नेट MnO4 डबल माइनस और एक है परमैग्नेट MnO4 सिंगल माइनस। दोनों के दोनों राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर की तरफ आपको चिपके मिलेंगे। देख लीजिएगा, अगर पुरानी बुक होगी, मेरे पास तो पुरानी है तो उसमें ऐसा है। नई बुक में शायद 3-4 पेज आगे पीछे हो सकता है, तो देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। हमें किसी एक का स्ट्रक्चर बना ले। ये देखिए दिया गया है, मान लीजिए परमैग्नेट, इसको हम ले लें परमैग्नेट MnO4 सिंगल माइनस। इसका स्ट्रक्चर बनाए MnO सिंगल माइनस O डबल माइनस O डबल माइनस O डबल माइनस। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है जितने सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, तो ये है हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन से तो यहाँ कोई लेना ही है ना नहीं। हाँ, तो सॉल्व करने में सहायता करेगा। क्या करेगा सहायता, ये सहायता करेगा कि यहाँ पे जो कह रहा है कि पाई बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है। तो पाई बॉन्ड देखिए, Mn के पास d ऑर्बिटल खाली है, Mn के पास d ऑर्बिटल खाली है। ऑक्सीजन के पास भाई साहब p से ज्यादा तो है ही नहीं, तो ऑक्सीजन के पास क्या है p। तो इनके बीच में जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो Mn का d और ऑक्सीजन का p, यानी कि d पाई p पाई बॉन्ड बन रहा है। चलिए देखते हैं। पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स द ओवरलैपिंग ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। भाई सब गलत कह रहे हो, ऑक्सीजन के पास d का घंटा है, नहीं है, आंसर गलत। नेक्स्ट, पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स द ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन है। दूसरा कह रहा है d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, आंसर तो हो गया जी। सो आंसर इज सेकंड इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, नेक्स्ट 29। ये तो नीट का कुछ बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर का सेकंड बुक हाइड्रोकार्बन की एक्सरसाइज का शायद 11वां या 12वां क्वेश्चन है, वो सेम टू। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा इन्होंने उसको अप्लाइड कर दिया है। तो देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन की भाषा को समझिए। ये लगभग मेरे अंदाज से नीट के लिए बेहतर क्वेश्चन कह सकते हैं। पूरे 2019 में थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन अगर हम कहें तो इसको हम कहेंगे क्या है, इसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा सा उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया है, तो इसमें 1 से 2 मिनट बच्चे को लग सकता है। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहली बात कह रहा है कि एल्कीन है कोई ए। क्या है, एल्कीन है कोई ए। वो क्या कर रहा है, ओजोनोलिसिस कर रहा है।
किसकी प्रेजेंस में? Zn और H2O की प्रेजेंस में। फिर दे रहा है प्रोपेनॉन, समझिएगा क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, प्रोपेनॉन, और दे रहा है एथेनॉल। अच्छा, इन इक्विमोलर यानी कि समान मात्रा में। देखिएगा सवाल को, देखिए कितना इन्होंने अच्छा क्वेश्चन बनाया है। फिर कह रहे हैं कि अगर हम उसी, पहले तो हम ये देखें कि ये और ये बनाने वाला एल्कीन कौन होगा, पहले तो ये समझे। और अगर जब हम पता कर ले कि एल्कीन ये है, तब उसमें हम रिएक्शन कराएं HCl की, और तब जब HCl की रिएक्शन कराएंगे तब B बनेगा, और जब B बनेगा तो उसके बारे में बताना है कि भाई साहब B क्या है। अच्छा, ये पूछ रहा है, पूछ तो फिलहाल यही रहा है, देख लेते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। जब हम इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाते हैं ओजोनोलिसिस, तो हम हमेशा पीछे से इधर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आगे आप सोचेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लगेगा, और हो सकता है क्वेश्चन गलत जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हम लोग पीछे से एक ही तरफ बढ़ेंगे, प्रोडक्ट से इधर आएंगे, और फिर इसको फाइंड आउट करने के बाद फिर HCl से रिएक्शन कराएंगे। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एथेनॉल बन रहा है और प्रोपेनॉन। तो देख लेते हैं भाई साहब, हम यहाँ पे एथेनॉल बना लें, CH3, ये है एथेनॉल। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन भी बना लें, क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये बने, ये कब बने होंगे? देखना, जब Zn और H2O लिया होगा और ये कुछ ऐसा रहा होगा, देख लीजिएगा प्लीज, CH3 O C, इधर H, इधर CH3 और इधर इस टाइप से ऐसा रहा होगा, तभी ये देखो ब्रेक हुआ होगा, ब्रेक हुआ होगा, और तब ये दोनों बने होंगे। अब ये कब बना होगा? ये कब बना होगा? तो जाहिर सी बात इनके बीच में डबल बॉन्ड रहा होगा, तो डबल बॉन्ड वाला एल्कीन बना ले, एल्कीन बना ले। ये कब बना होगा? देखना, जब ये रहा होगा CH3 डबल बॉन्ड C, और एक तरफ H और एक तरफ CH3, जब ये रहा होगा तब हमने ओजोन से रिएक्शन कराई होगी, तब ये बना होगा। यानी कि हमने A निकाल लिया कि क्या था, और जब A निकल आया अब हमारा दूसरा काम आता है। अभी आंसर नहीं है, अभी तो हमने A निकाला कि A एल्कीन ये है। अब क्या करें इसमें? अब हम इसमें भाई साहब HCl से रिएक्शन कराएं, तो HCl से रिएक्शन इसमें करा दो। क्या करा दें हम? HCl से। अब जाहिर सी मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा HCl, तो H वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा, Cl वहां जाएगा जहां पे H कम। तो बना दीजिए, क्या बनेगा? CH3 C और इधर CH3, और यहां पे Cl लटक जाएगा, और यहां पे क्या है? CH तो पहले से ही था, एक H और आ गया, या चाहो तो यहाँ पे CH3 कर लो, यहाँ पे H। देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर है। सो आंसर इज, अगर आप देखें तो CH3 CH2 CH3 CH2, फिर Cl, Cl, उसके बाद C और CH3 CH3। सो आंसर इज फोर्थ इज करेक्ट वन। नहीं समझे? तो ये थोड़ा सा नीट 2019 का बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका डायरेक्ट जब आप पढ़ रहे होंगे सरफेस केमिस्ट्री, क्या पढ़ रहे होंगे? सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। सरफेस केमिस्ट्री में निगेटिव सॉल्व का फॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं। निगेटिव सॉल्व का फॉर्मेशन जब पढ़ रहे होते हैं, वहां पे ये डायरेक्ट राइट हैंड साइड में पुरानी बुक में बीचों बीच में लिखा हुआ है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो था एनसीईआरटी की बात है, डायरेक्ट वहीं से आया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब KI का जो मिली इक्विवेलेंट है, KI का मात्रा अगर ज्यादा है तो निगेटिव सॉल्व का फॉर्मेशन करता है। तो मल्टीप्लाई करके देख लें। पहले में देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा, बोलो 5.0 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 5.0, बोलो। तो ये KI भी उतना ही है और AgNO3 भी उतना ही है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद देखें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 50,
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 75 आ जाएगा। यानी कि ये KI ज्यादा है कि नहीं, जब KI ज्यादा है तो नेगेटिव सॉल्व का फॉर्मेशन कर सकता है जो वहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो सॉल्व को पहचानना पता हो, अगर मान लीजिए नहीं पहचानना पता तो भाई साहब इन्होंने लिख भी रखा है, देख लो नेगेटिव सॉल्व। तो नीट वाले हैं बहुत आसान क्वेश्चन बना देते हैं। तो देख लेते हैं इसको, अगला इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करें तो यह आ जाएगा 50, इसमें मल्टीप्लिकेशन करें तो यह आ जाएगा 100। बोलो भाई क्या आई, तो क्या ये इसको नेगेटिव सॉल्व नहीं बना सकता? अवश्य बना सकता है, ये भी आंसर हो गया। इसमें देखें इसका मल्टीप्लिकेशन 100, इसका मल्टीप्लिकेशन 75, बोलो तो ये तो बनाएगा ही नहीं, गलत। दो आंसर, क्या बात कर रहे हो? हाँ बात तो मैं सही कर रहा हूं। अब एनटीए ने दो आंसर दिए भी थे तो दोनों आंसर हैं, लेकिन अगर एक ही चूज करना हो तो ये वाला चूज करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा KI है। लेकिन 2019 का एनटीए का आंसर की में दोनों ही आंसर सही माने गए, सो बोथ आर करेक्ट वन। नहीं समझे? बोनस मिला होगा। ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही। 30 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे 31 to 45 क्वेश्चन। और तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।